नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में कल नई सरकार बनने जा रही है। हालांकि इसमें नयापन नहीं है। नीतीश कुमार ही सीएम पद पर काबिज रहेंगे और उनके साथ पिछली बार की तरह सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने रहेंगे। आज एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने रखा और वहीं बीजेपी विधायक दल ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाए रखने का फैसला किया है। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया। वैसे नीतीश तो जेडीयू के लिए स्पीकर की कुर्सी भी चाहते थे। यह कहा जा रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी जेडीयू को ही मिलनी चाहिए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक स्पीकर पद पर बीजेपी का कब्जा रहेगा। अब ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल 5 दिनों के बाद आज ये तय हो ही गया कि नीतीश कुमार अब 10वीं बार सीएम बने रहेंगे या बनेंगे। लेकिन क्या पहले की तरह उनके पास ताकत रहेगी? क्या उनके पास स्वतंत्र फैसले लेने की शक्ति रहेगी या फिर दिल्ली उनके हाथ पैर बांध कर रखेगा? खैर, इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिल ही जाएंगे। और रहा सवाल नीतीश कुमार का, तो उनके पास अब नए फैसले लेने या पलटने का वक्त नहीं बचा है। आज शाम नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही राज्यपाल को एनडीए विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। कल बिहार में फिर से नीतीश सरकार के बनने के साथ ही 2025 के चुनाव का एक अहम चैप्टर खत्म होगा। लेकिन इन्हीं चुनावों से एक नया अध्याय भी शुरू हुआ है, जिसमें वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई और तेज होती हुई दिख रही है। आप जानते हैं कि कल ही कांग्रेस ने फैसला लिया है कि रामलीला मैदान से हुंकार भरी जाएगी और यह तब होगा जब संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। कांग्रेस के नए जोश से इस लड़ाई का क्या असर होगा, यह तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसकी धार कमजोर करने के लिए अब सेवानिवृत्त नौकरशाहों यानी आईएएस आईपीएस जजों ने इन सब ने खुला खत लिखा है और यह खुला खत लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। 16 न्यायाधीश, किन किन ने पत्र लिखा है देखिए। 16 न्यायाधीश, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारियों समेत इन सबको जोड़िए तो कुल 272 लोगों ने यहां चिट्ठी लिखी है, खुला खत लिखा है। इन लोगों ने भारत के निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को कथित तौर पर बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की है। इस पत्र में लिखा क्या है यह भी बता देता हूं। लिखा है कि हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर बल प्रयोग से नहीं बल्कि उसकी आधारभूत संस्थाओं के विरुद्ध जहरीली बयानबाजी की बढ़ती लहर से हमला हो रहा है। कुछ राजनेता वास्तविक नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करने के बजाय अपनी नाटकीय राजनीतिक रणनीति के तहत भड़काऊ लेकिन निराधार आरोपों का सहारा लेते हैं। इसी खत में आगे लिखा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर और न्यायपालिका, संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर उन्हें कलंकित करने के उनके प्रयासों के बाद अब भारत के चुनाव आयोग की बारी है कि उसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमले हों। इस खत का कंटेंट और इसकी टाइमिंग बता रही है दोस्तों कि यहां किसको बचाने और किसको फंसाने की कोशिश हो रही है। वैसे तो चुनाव आयोग को खुद इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों को गलत साबित करे और उनका माकूल जवाब दे। लेकिन यहां कभी बीजेपी और कभी ऐसे सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे चुनाव आयोग की ढाल बनकर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जब भी वोट चोरी के आरोप लगाए और उसके सबूत दिए तो उन्हें कहा गया कि अपनी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। क्या यही बात यहां सिविल सोसाइटी के इन लोगों को नहीं कही जानी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को और उस पर चोट की जा रही है तो आप पीआईएल दायर कीजिए ना। आप भी सुप्रीम कोर्ट जाइए, अदालत जाइए, फिर अदालत ही तय करेगी कि किसकी रक्षा किससे करनी है, कौन किसकी रक्षा करेगा। वैसे इन सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड लोगों को हमारी सलाह है, पर्सनल सलाह, डीबी लाइव की सलाह, और हमारे जो पैनलिस्ट साथी अभी मिलेंगे उनकी तरफ से भी अपनी इतनी स्वतंत्रता लेते हुए इन सेवानिवृत्त जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है 272 लोगों को, खुले तौर पर हमारी सलाह है
कि दिल्ली का प्रदूषण, ट्रेनों की बदहाली, एसआईआर के काम में कथित बोझ में से आत्महत्या करते बीएलओ, अपनी फसल के लिए एमएसपी को तरसते किसान, असुरक्षित महिलाएं और न जाने कितनी तरह की समस्याएं इस देश में हैं जिनका समाधान हो तो देश का वाकई भला हो जाए। क्यों न इन्हें अपना अनुभव, अपनी शक्ति और सामर्थ्य वहां लगाना चाहिए, ताकि नौकरी के साथ भी और नौकरी के बाद भी देश सेवा का जज्बा बना रहे। लेकिन क्या ऐसा कर रहे हैं ये लोग? नहीं कर रहे हैं। इनका काम है कि राहुल गांधी को डिफेम किया जाए, इनका काम है कि विपक्ष को और चोट मारी जाए ताकि विपक्ष उठ के खड़ा ही ना हो पाए और जिस ढंग से उल्टी गंगा बह रही है उसको बहने दिया जाए। और यही सेवानिवृत्त, यही लोग 272 लोग, इन्हीं लोगों ने तो इस देश को उस दिशा में ले जाने में मदद की होगी, खुले तौर पर मदद की होगी, तभी तो आज ये हालत है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि बिहार में सरकार बनाने के बाद क्या मोदी देश की सुध लेंगे या राहुल गांधी ही उसके निशाने पर बने रहेंगे, क्योंकि अब भी यही दिख रहा है कि जीतने के बाद भी मोदी को चैन नहीं मिल रहा। नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया है और दूसरी तरफ यहां फिर निशाने पर आखिर राहुल गांधी क्यों हैं? बिहार से लेकर दिल्ली तक क्या कुछ चल रहा है, क्यों मचा है बवाल? और जैसे ही एसआईआर की बात होती है, जैसे ही एसआईआर और इस संवैधानिक संस्थाओं पे जो इनकी जो दुर्गति की जा रही है उस पर अगर कोई आवाज उठाता है तो सिविल सोसाइटी के लोग आखिर क्यों खड़े हो जाते हैं? ये वो लोग खड़े होइए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आप साथ देने के लिए खड़े होइए ना, किसानों के नाम पे खड़े होइए, महिलाओं के नाम पे खड़े होइए। दिल्ली में प्रदूषण है, दम घोटू, 10 साल आपकी उम्र कम हो गई इसी दिल्ली में रहने वालों की, कोई सुध लेने वाला नहीं, इसकी चिंता नहीं है, चिंता किसी और की है, बस उनका भला होता रहे। चलिए, आखिर क्यों निशाने पर है राहुल गांधी और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद आगे की रणनीति क्या है बिहार की, इन सब की चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते। जरा स्क्रीन पर ले आइए, हमारे 4 साथी स्क्रीन पे हैं। देखिए, हमारे साथ है डॉक्टर राकेश पाठक जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी और प्रेम कुमार जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे सबसे पहले आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। बिहार की भी बहुत सारी बातें, और जब सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो कुछ पत्रकारों, मीडिया हाउसेस की भी बात करेंगे हम कि इस चुनाव के बाद मीडिया का रुख क्या दिखाई दे रहा है। और अभी एक बाइट सुना देता हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिराग पासवान माननीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी बल्ले बल्ले है डॉक्टर साहब, 19 सीटें जीत के आए हैं 28 सीटों में से। अब इससे बढ़िया स्ट्राइक रेट क्या हो सकता है? पिछली बार लड़े पूरी सीटों पे, 2020 में 1 सीट आई, वो भी जेडीयू में चली गई, शून्य, बिल्कुल सन्नाटा। इस बार बढ़िया है, खुशी है, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इन तीनों में भी हराएंगे। भाई साहब, आप हर जगह हराएंगे, आप तो हराएंगे ही, जहां चाहेंगे वहीं जीतेंगे, उसके अलावा आप हर जगह हराएंगे। प्रेम कुमार जी इस पे और खुल के अपनी बात रखेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं जरा चिराग पासवान को। सुनिए। कल के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। सर, वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को खत्म कर दिया। अब बंगाल में भी खत्म करेंगे, असम में भी अपने आप को खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को खत्म करेंगे। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने
भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाएगा। आज भी इन लोगों को 1% इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार की जनता ने राजद को उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका जिस तरीके से व्यवहार रहता है उस वजह से नकारने का काम किया। राहुल जी का बार बार ये एसआईआर ये जनता के बीच गया ही नहीं है ये विषय, पर ये लोग इस पे मंथन नहीं करेंगे, ये लोग बहाना ढूंढेंगे और ये बहाना ढूंढते ढूंढते महागठबंधन बिहार से समाप्त हो गया है और तथाकथित जो इंडिया अलायंस है वो भी देश भर में से समाप्त हो गया है। आपका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, क्या उप मुख्यमंत्री को लेकर के? अरे प्रभु अरे प्रभु, यहाँ पे इनको कुछ मिला नहीं, कैसे मिलेगा? बिहार की राजनीति में दखल रखने की कोशिश थी, सीएम बनने की चाहत, लेकिन प्रभु अभी तो बहुत समय है, नीतीश बाबू जो हैं। चलिए खैर, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, ये जो नौकरशाह, भूतपूर्व जज, सेना के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। ये जो 272 लोग हैं, इनमें से कितने लोग थे जिन्होंने पिछले 10 सालों में संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह कुठाराघात हो रहा था, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को केंद्र में बैठी हुई सरकार अपने हित में, अपने हक में प्रयोग कर रही थी, उनका इस्तेमाल कर रही थी, इनमें से कितनों ने बयान जारी? इनमें से कितने ऐसे जज और अधिकारी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अब तक के कामकाज पर एक शब्द भी बोला? इनमें से कितने जज थे जिन्होंने अनिल मसीह के सीधे सीधे चुनाव परिणाम पर डाका डालने के परिदृश्य पर, उस वीडियो पर एक शब्द भी कहा था? इनमें से कितने आईएएस अधिकारी थे जिन लोगों ने पिछले 10 सालों में प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग पर एक भी बयान जारी किया था? मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो 150 आनुषंगिक संगठन हैं, उन्हीं संगठनों के सदस्यों में ये 272 लोग भी शामिल होंगे। इसलिए उन्हें चुनाव आयोग से पूछे जा रहे सवालों पर तकलीफ हो रही है। मजे की बात यह है कि इनमें से एक भी व्यक्ति, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद पीटीआई ने इनकी पूरी सूची भी जारी की है उनके नामों की, कौन जजेस हैं, कौन अधिकारी हैं, कौन सेना के अधिकारी। इनमें से एक भी व्यक्ति शायद चुनाव आयोग में नहीं रहा। आज भी इस देश में जितने पूर्व चुनाव आयुक्त हैं सेवानिवृत्त, वे सारे लोग राहुल गांधी के सवालों पर सहमत हैं और आयोग से जवाब मांग रहे हैं, चाहे वह एसवाई कुरैशी हो, चाहे ओपी रावत हो। साफ है कि ये जो 272 लोग हैं, ये संघ और बीजेपी के आनुषंगिक संगठनों के पेरोल पर होंगे, उसके सदस्य होंगे, इसलिए वे राहुल गांधी के बयानों को जहरीला बयान बता रहे। राजीव जी, इससे पहले 2014 से पहले इस देश में क्या विपक्ष के नेताओं ने सरकारों से सवाल नहीं किए? क्या चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल नहीं हुए? टीएन शेषन के समय तो केंद्र सरकार से सीधा आमना सामना प्रधानमंत्री, तत्कालीन कानून मंत्री कुमार मंगलम, उनका टीएन शेषन से सीधे झगड़ा हुआ, तब भी लोग सवाल कर रहे। 2 चुनाव आयुक्तों को टीएन शेषन काम नहीं दे रहे थे, तब भी सवाल किए गए। सरकार से भी सवाल थे, आयोग पर भी सवाल। यद्यपि टीएन शेषन ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए, लेकिन क्या कभी किसी ने प्रशासन के तंत्र में शामिल लोगों ने विपक्ष के नेता के खिलाफ चिट्ठी लिखी? क्या उसके सवालों को, उसके बयानों को जहरीला बयान कहा है? तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा करने में जितने प्रमाण दिए, क्या उन पर बात नहीं होना चाहिए? इन 272 लोगों में से 72 लोग भी ये नहीं कह सकते थे? हाँ, अगर ब्राजील की किसी मॉडल की तस्वीर लगी है हरियाणा की वोटर लिस्ट, तो वो कैसे लगी? इनमें से किसी ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि बिहार के मतदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वोट देते कैसे देखे गए और अन्य राज्यों में वे वोट पहले दे चुके थे? ये तमाम सवाल है। बाकी सवाल आपने जोड़ दिए हैं, दिल्ली की आबो हवा से लेकर मीडिया की आजादी का सवाल है, हम कहां पहुंच चुके हैं।
आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है, हमारी सरहदों की सुरक्षा का प्रश्न। इन 272 लोगों ने कभी नहीं पूछा कि आतंकवादी पहलगाम तक कैसे घुसा है। इन 272 अधिकारियों ने, भूतपूर्व जजों ने, सेना के अधिकारियों ने सरकार से ये कभी नहीं पूछा कि देश की राजधानी दिल्ली में विस्फोट कैसे हो गया, कैसे जनवरी से लेकर अब तक कोई मॉड्यूल आतंकी योजना साजिश रच रहा था, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं, उनके फेल्योर पर कभी कोई सवाल नहीं पूछा। ईडी और सीबीआई को लेकर न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय इतनी सारी टिप्पणियां कर चुका है। इन 272 अधिकारियों ने कभी नहीं पूछा कि ईडी के छापों में सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही निशाना क्यों होता है। इन 272 अफसरों ने, जिन्हें हस्तियां लिखा जा रहा है, इन हस्तियों ने यह नहीं पूछा कि ईडी के द्वारा दर्ज मुकदमों में कितने प्रतिशत सजा का निराकरण है, कितनी सजाएं मिली हैं। 97% मामलों में ईडी आरोपियों को सजा दिलाने में नाकाम रही है। इन्होंने कभी चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, इन्होंने कभी चिट्ठी लिखी केंद्रीय गृह मंत्रालय को, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। इन्होंने कभी नहीं पूछा कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में 99% शिकार होने वाले लोग विपक्ष के नेता हैं। इन लोगों ने कभी नहीं पूछा कि चुनी हुई सरकारें दल बदल करके किस तरह बर्खास्त की गई हैं। इन 272 में से किसी जज ने, किसी आईएएस ने यह नहीं पूछा कि आजाद भारत के इतिहास में तड़के 3 बजे महाराष्ट्र के राजभवन में क्यों शपथ दिलाई गई थी। इनने कभी नहीं पूछा कि विधायकों को बेंगलोर ले जाकर बाड़ाबंदी क्यों की जाती रही। इसलिए इनकी चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों की, आईटी सेल के ट्रोल्स की चिट्ठी समझना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि शर्म आती है ऐसे जजेस पर, ऐसे आईएएस अधिकारियों पर, ऐसे सेना अधिकारियों पर जो सत्ता में बैठी पार्टी के भोंपू बनकर नेता प्रतिपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस देश के इतिहास में किसी भी लीडर अपोजिशन को, विपक्ष के किसी नेता को इस तरह से कटघरे में खड़ा नहीं किया गया। यहां तक कि भारत पर चीन के हमले के समय भी विपक्ष ने इससे ज्यादा सवाल सरकार से पूछे थे। तब क्या किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी को और तमाम दूसरे नेताओं को इस तरह से जहरीले बयान देने वाला नेता कहा था? वो दौर था लोकतंत्र का स्वर्ण काल, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाता था। इनमें से किसी ने नहीं कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में खुद उपस्थित होने की जहमत क्यों नहीं उठाई। ये एक बार चिट्ठी लिखते और नरेंद्र मोदी से पूछते कि आपने 11 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, क्यों नहीं आज तक डोनाल्ड ट्रंप के 63-64 बार सीज फायर के दावे का खंडन कर रहे हैं। अगर ये जिंदा जावेद भारतीय नागरिक होते तो ये सवाल पूछते नरेंद्र मोदी से कि हमारे देश की सार्वभौम सत्ता पर अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे शासन चला रहा है। हमारी विदेश नीति, हमारी वाणिज्य नीति, सब चीजों का फैसला अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है। वो 7 दिन पहले कह देता है कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है, हम तेल खरीदना बंद कर देते हैं। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई, इन कायरों की, जिन्हें मुख्यधारा का तथाकथित मीडिया हस्तियां लिख रहा है, ये हस्तियां नहीं है, ये चींटियां हैं। इनकी हिम्मत नहीं है अपने एक डंक को सत्ता की त्वचा पर, उसकी खाल पर टच भी कर सकें, उसे छू भी सकें। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा चलते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा चलते हैं जल्दी से उधर बिहार में जो कुछ हो रहा है इस पर बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, क्या कुछ चल रहा है बिहार में? और अब तो सब कुछ बल्ले बल्ले है एनडीए के, यही माना जाए? देखिए, बिहार है या पिक्चर अभी बाकी है? बिहार का मुद्दा आज सेकेंडरी मुद्दा है। असल मुद्दा वही है जिस पर डॉक्टर राकेश पाठक जी बोल रहे थे। तो मुझे भी इस पर कुछ बोलने की अनुमति दी जाए। जी जी बिल्कुल। बिहार पर भी बोल लेंगे। देखिए, अभी अभी मैंने एक ट्वीट किया है।
आपसे बात करते हुए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से उम्मीद खत्म हो गई है, चुनाव आयोग से भी उम्मीद खत्म हो गई है। उम्मीद अब सिर्फ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से रह गई है। ये उस ट्वीट का एक हिस्सा है, मैं थोड़ा एलोबरेट करता हूं। इसका मतलब क्या है कि आज तक जो चिट्ठियां लिखी जाती थी, पूर्व जज हो, पूर्व नौकरशाह हो, पूर्व सैन्य अधिकारी हो, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठियां लिखते थे क्योंकि उनसे उम्मीद रहती थी। आज ये उम्मीद खत्म हो गई है। आज सारी उम्मीद नेता प्रतिपक्ष से हो गई है। देश को सुधार सकता है तो कोई नेता प्रतिपक्ष ही सुधार सकता है, भले ही उस भाषा में जहरीले बोल वगैरह बोले गए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन यह है कि आपसे ही उम्मीद है। आप इन सारे लोगों ने चुनाव आयोग से क्यों नहीं चिट्ठी लिखी? चुनाव आयोग को क्यों नहीं चिट्ठी लिखी? भाई चुनाव आयोग से कोई उम्मीद ही नहीं रह गई है। ये चुनाव आयोग चलते चुनाव में 10-10 हजार रुपए बंटवाने को की योजना पर मुहर लगा रहा है, उसको होने दे रहा है, तो ये चीजें होती रहेंगी। चिट्ठी लिखने का क्या फायदा? ये सारे चिट्ठीबाज ये कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखने का इनको क्या फायदा है, इसलिए वो नहीं लिख रहे। 272 पूर्व जज, पूर्व नौकरशाह, पूर्व सैन्य अफसर बेचैन दिख रहे हैं। प्रतिपक्ष से खतरा महसूस कर रहे हैं ये लोग। क्या देश में 273वां कोई इंसान नहीं जो बेचैन हो? 272 ही क्यों? क्योंकि ये संसद में बहुमत का आंकड़ा है। ये पूर्व नौकरशाह क्या देश की समांतर संसद है? इस नई संसद का मोदी कौन है? क्या मूल संसद के मोदी नेता प्रतिपक्ष के प्रतिपक्ष बन गए हैं? क्या छद्म संसद मोदी सरकार की सुरक्षा में तैयार हुए हैं? खतरा लग रहा है मोदी सरकार को। ये बातें आज बहुत महत्वपूर्ण है कि 272 का आंकड़ा है। वही 273वां कोई चिट्ठी लिखने वाला है नहीं इस देश में, 272 ही है। और मैजिक फिगर भी 272 है। एक नई और पैरेलल संसद बनाने की कोशिश हो रही है। बताइए, मोदी जी को ओरिजिनल संसद जो है मिली हुई है, उसके वो नेता हैं, एक और संसद वो खड़ी कर रहे हैं भाई नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ। अब नेता प्रतिपक्ष, ओरिजिनल संसद का तो नेता प्रतिपक्ष है ही, और ये नई जो संसद खड़ी हो रही है 272 वाली, इसने भी अपना नेता प्रतिपक्ष इनको ही मान लिया है। ये मैं कह रहा हूं, भले इसको आप मैं कोई व्यंग्य और तंज नहीं कर रहा, बहुत साधारण भाषा में बात कर रहा हूं कि इस देश की संवैधानिक संस्थानों से लोगों को अपील नहीं माने कोई उम्मीद नहीं रह गई। ये सारे पूर्व जज सो रहे थे क्या जब सुप्रीम कोर्ट के परिसर में नोटों की गड्डियां निकल रही थी? सो रहे थे क्या? क्यों नहीं चिट्ठियां लिखी? सुप्रीम कोर्ट के जज पर जो छीटाकसी हुई, गाली गलौज हुआ, उस समय क्यों सो रहे थे ये जज? सुप्रीम कोर्ट स्वयं लाचार है, कुछ नहीं कर रहा है। जूता फेंका गया, क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा सा विस्मित हो गया था। जूता फेंका गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता फेंका गया। किसी सीटिंग जज या एक्स जज की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ आवाज उठा सके। ये नेता प्रतिपक्ष पर आवाज उठा रहे, जहरीले बोल रहे। अरे जूता फेंकने से भी ज्यादा कुछ जहरीला होता है क्या? चुनाव की चोरी हो रही है, उसके सबूत रखे जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर्स हैं इस देश में। क्यों नहीं चुनाव आयोग ऐलान करता है, लो मैंने प्योर वोटर लिस्ट बना दिया
इस प्योर वोटर लिस्ट से एक भी डुप्लीकेट वोटर नहीं खोज सकते हो। दिस इज द फाइनल वोटर लिस्ट। यह आवाज क्यों नहीं चुनाव आयोग हमें सुनाता है? इसके लिए क्यों नहीं चिट्ठियां लिखी जाती हैं? यह कौन सा एसआईआर के बाद बना वोटर लिस्ट है जिसमें केवल डुप्लीकेट्स वोटर्स भरे पड़े हैं? लाखों वोटर्स भरे पड़े हैं स्टेट के भीतर, और उन स्टेट्स में भी जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, जहां से ये वोटर्स को फ्लोट किया जाता है चुनाव के दिन। इस कुल्लम कुल्ला धांधली पर, इस कुल्लम कुल्ला चोरी पर, सरकार चोरी, वोट चोरी, इस पर चिट्ठियां लिखने वाले लोग कहां हैं? यह सवाल है। अब मुझे लगता है अब मैं थोड़ा सा विषयांतर करता हूं जी। अब मैं आपके उस विषय पर आता हूं जो बिहार से संबंधित है। बिहार में सरकार बन गई, बिहार में नीतीश कुमार आ गए। पूरी कोशिश हुई कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के बजाय एक अपनी सरकार बना ली जाए। इसकी गुंजाइश बनाने के लिए चुनाव से पहले से तैयारी थी। नीतीश कुमार बीमार हैं, लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते, गमला जिसको देते हैं उसी के माथे पर रख देते हैं, फूल किसी को चढ़ा देते हैं, महिलाओं से कुछ भी व्यवहार कर लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये सब कौन बोल रहा था? ये सब भाजपा के लोग बोल रहे थे, गोदी मीडिया बोल रही थी। क्यों? क्योंकि एक गुंजाइश बनाकर रखी जाए कि आने वाले समय में उनको रिप्लेस कर। और ये आज भी जारी है, ऐसा नहीं है। चूंकि जनता ने एक ऐसी स्थिति बनाई है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, दुगने से ज्यादा सीट दी। अगर हम देखिए जो बातें हम कह रहे हैं ये मान के कह रहे हैं कि एक सरकार बनी है, एक आंकड़ा बना है। जो सरकार चोरी से बनी है, चोरों का सरदार नीतीश कुमार है। ये पिछले बार भी इसने वोट चुरा करके 10-12 सीटों में गड़बड़ी करके सरकार बनाई थी। इस बार भी वोट चोरी में यह शामिल है, इस बात को मान लीजिए। फिर भी इस आंकड़ों का हम विवेचन करें तो दुगनी सीटें किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है। तो उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था और वो बन गए। लेकिन आज भी वो जो गुंजाइश छोड़ी गई है ना कि अस्वस्थ हैं, बीमार है, अरे कोई देश का वैद्य राजकीय डॉक्टर आकर के उसको ऐलान क्यों नहीं करता कि ये बीमार है, या सर्टिफिकेट दे कि ये स्वस्थ है तभी ये शपथ ले? कुछ तो होना चाहिए भाई। बीमार कौन बता रहा है? जो डॉक्टर नहीं है वो लोग बोलते कि बीमार है। हम कैसे उनकी बात मान लें? ये सारी साजिश है। जनता के साथ साजिश करके भी बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी या अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी, और आगे एक दूसरी साजिश पीछे परवान चढ़ रही है कि कैसे नीतीश कुमार को आगे रिप्लेस करके अपनी सरकार बनाई। ये सरकार बनाने के हथकंडे हैं। ये अपने परिवार में भी ये लागू करते हैं, अपने गठबंधन में भी लागू करते हैं, दूसरी जगह में भी लागू करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी पर भी इन्होंने लागू किया। भाई सारे सीनियर नेताओं को भी मार्गदर्शक मंडल बना, उनको भी बीमार ही को तो घोषित किया कि अयोग्य है, लड़ नहीं सकते चुनाव, उनको राजनीति से हटाओ, मार्गदर्शक मंडल में डालो। और अब ये गठबंधन के नेताओं के साथ भी ऐसा करेंगे। इनको सरकार चाहिए। इस सरकार के लिए ये 272 की पैरेलल संसद भी खड़ा करते हैं, कर सकते हैं। यही पर मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें कुछ बातें और भी हैं, प्रशांत जी के पास आऊं, लेकिन इसमें कह रहे हैं ये जो 272 लोगों ने जो चिट्ठियां लिखी हैं कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता, वामपंथी, गैर सरकारी संगठन, वैचारिक रूप से दृढ़ निश्चयी विद्वान और जीवन के अन्य क्षेत्रों के कुछ ध्यान आकर्षक लोग एसआईआर के खिलाफ इसी तरह की तीखी बयानबाजी में शामिल हो गए हैं। यहां तक कि ये भी घोषित कर दिया गया है कि आयोग यानी चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम की तरह काम करके पूरी तरह बेशर्मी पर उतर आया है। इस तरह की तीखी बयानबाजी भावनात्मक रूप से शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन जांच के दौरान यह ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी एसआईआर कार्यप्रणाली को सार्वजनिक रूप से साझा किया है, अदालत द्वारा अनुमोदित तरीकों से सत्यापन की निगरानी की है, अयोग्य नामों को आज्ञाकारी तरीके से हटाया है और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा है। इससे पता चलता है कि ये आरोप संस्थागत संकट की आड़ में राजनीतिक हताशा को ढकने की कोशिश है। यह चिट्ठी में लिखी गई है। ये जो 272 लोग, जिसमें 16 न्यायाधीश हैं,
123 सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के अधिकारी हैं। इस चिट्ठी में और ये लोग लिख रहे हैं, खुला खत जो लिखा है राहुल गांधी पर सीधे आरोप लगाते हुए कि जब राजनीतिक नेता आम नागरिकों की आकांक्षाओं का से नाता तोड़ लेते हैं तो वे संस्थाओं की विश्वसनीयता फिर से बनाने के बजाय उन पर बरस पड़ते हैं। विश्लेषण की जगह नाटकीयता आ जाती है, जनसेवा की जगह सार्वजनिक तमाशा ले लेता है। विडंबना यह है कि जब कुछ राज्यों में जहां विपक्ष द्वारा संचालित राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, चुनावी नतीजे अनुकूल होते हैं तो चुनाव आयोग की आलोचना गायब हो जाती है। यही बिल्कुल जो वो लाइन है, जो भाजपा की लाइन है, जो आरएसएस की लाइन है, उसी लाइन पे ये पूरी की पूरी चिट्ठी कि उनकी आलोचना जहां ये जीत जाते हैं उस राज्य में आलोचना नहीं करते हैं, गायब हो जाती है। जब कुछ राज्यों में नतीजे प्रतिकूल आते हैं, वहां हार जाते हैं अगर, तो चुनाव आयोग हर कहानी में खलनायक बन जाता है। यह चुनिंदा आक्रोश अवसरवाद को उजागर करता है, दृढ़ विश्वास को नहीं। यह एक सुविधाजनक विक्षेपण है, यह धारणा देने के लिए कि हार किसी रणनीति का नहीं बल्कि किसी साजिश का नतीजा है। प्रशांत जी, ये जो चिट्ठी, हालांकि अब इस पे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इन सब की क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन ये चिट्ठी इस वक्त आने का क्या मतलब है? और जो बातें अभी हमारे दोनों साथी कह रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रेम कुमार जी, उन बातों से कितना सहमत आप हैं? और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर सिविल सोसाइटी और ये इन सब की बात करते हुए ये जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी के क्या मायने हैं आज की तारीख में? जी देखिए, दो बड़े स्पष्ट मायने हैं इसके। ये चिट्ठी जो लिखी गई है, ये 272 लोग हैं और इनकी अपनी एक राय हो सकती है। भारत के नागरिक हैं, संवैधानिक अधिकार है इनको आरएसएस और बीजेपी के साथ खड़े होने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फैसला, ये कोई भी स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन दो बड़े स्पष्ट कारण हैं। एक कारण है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स क्या है, क्यों कुछ लोगों को तंग कर रही है वो पॉलिटिक्स। वो दो मुद्दे बड़े प्रमुख रूप से उठा रहे हैं, तीन मुद्दे इनफैक्ट। एक सामाजिक न्याय और 50% की आरक्षण की सीमा को हटाना, जातिवाद जनगणना। ये जिन समाज का रिप्रेजेंट ये 272 लोग कर रहे हैं, उस समाज के लिए दिक्कत की बात है। दूसरी है क्रोनी कैपिटलिज्म। ये जो पैसे वालों का जकड़ है भारत के लोकतंत्र में, भारत के अर्थतंत्र में, भारत के नीतियों में देश की, वो है। इसी क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हमारे अभी हजारों लोग बेरोजगार हैं। अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया है? मुकेश अंबानी को सस्ता तेल चाहिए। मुकेश अंबानी को सस्ता तेल चाहिए, इसलिए भारत की जनता जो है वो बेरोजगारी बर्दाश्त करे, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो, उनका एक्सपोर्ट रुक जाए और अमेरिका टैरिफ लगा दे। तो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म का मामला है, ये राहुल गांधी उठाते हैं, ये दिक्कत है इन लोगों की। तीसरी बात है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, चुनाव में गड़बड़ियां हैं। चुनाव आयोग एक रेफरी की जगह प्लेयर हो चुका है, पक्षपातपूर्ण रवैया है उसका। अब लेकिन मुद्दा ज्ञानेश कुमार नहीं है राजीव जी, ये विपक्ष को समझना चाहिए। अभी कल तक राजीव कुमार थे, आज ज्ञानेश कुमार है, कल कोई रमेश कुमार होगा, कोई सुरेश कुमार होगा, काम वही करेगा। दिक्कत ये है कि ये सारी चीजें जिस तरह इशारा कर रही हैं, वो एक तानाशाही तंत्र है और उसके केंद्र में है नरेंद्र मोदी। तो केवल चुनाव आयोग ही नहीं गड़बड़ है ना, गड़बड़ वो अभी डॉक्टर राकेश बात कर रहे थे ईडी की, तो ईडी में कैसे एजेंसियां इस्तेमाल हो रही है, कैसे सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद जो है वो भगवान से डिक्टेशन की बात करते हैं। तो ये सारी जो संवैधानिक संस्थाओं की हालत है कि चुनाव कैसे करवाए जा रहे हैं, लाखों नाम डिलीट हो रहे हैं, उसके केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता है।
तो ज्ञानेश कुमार, सुरेश कुमार, रमेश कुमार मुद्दा नहीं है। तो ये विपक्ष को ये भी देखना होगा। अब जरूरत क्या पड़ गई इन 272 लोगों को ढूंढ ढूंढ के एक मोहल्ले की क्रिकेट टीम बनाने की? दिक्कत ये है राजीव जी कि अभी तक ये काम गोदी मीडिया करता था। राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम गोदी मीडिया करता था। गोदी मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अब नए अलायंसेस बनाए जा रहे हैं और इंडिपेंडेंट लोगों से, इंडिपेंडेंट दिखने वाले लोगों से बीजेपी की तारीफें कराई जा रही हैं और बीजेपी के नेताओं की कोई अपील नहीं है जनता में। वो जो कुछ है वो सरकारी तंत्र है। तो ये मसला ये है कि गोदी मीडिया का जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो चुकी है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। लोग जानते हैं कि तो सरकार के पक्ष में करेंगे। अब अगर ये लोग भी आएंगे तो ये बेचारे ये भी गोदी मीडिया की गति को प्राप्त होंगे। ये 272 सची थरूर बैठे हमारे सामने जी। तो ये दो वजह हैं। तो यानी एक वो चल रहा है पीआर एक्सरसाइज, इमेज क्राइसिस मैनेजमेंट है ये, कि राहुल गांधी का हमला इतना बड़ा है कि इनको ढूंढ ढूंढ के लोग बुलाने पड़े, लिस्ट बनानी पड़ी। कितने पीछे आप देखिए कि काम कितना हुआ होगा, किसके किसके नाम रखे गए। 500 की लिस्ट बनी होगी जिसमें 250 लोगों ने मना कर दिया होगा साइन करने से। तो उसके बाद ये छटनी होके 272 राजी हुए बेचारे ये। तो ये बेसिकली क्राइसिस मैनेजमेंट है। अब क्या ये क्राइसिस मैनेजमेंट काम आने वाला है ये हम देखेंगे। लेकिन ये स्पष्ट संदेश है कि अब मोदी सरकार को अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, अपनी इमेज की क्राइसिस के लिए गोदी मीडिया की उपयोगिता उसकी खत्म हो चुकी है। गोदी मीडिया वो काम नहीं कर पा रहा। राहुल गांधी का हमला गोदी मीडिया की सीमाओं से पार चला गया है। अब वो नए नए आइडियाज आ रहे हैं। अभी बहुत से लोगों को बिहार के चुनाव में बीजेपी के लोगों की मेहनत दिखाई दे रही है। आप याद कीजिए राजीव जी कि हम भी बिहार में रहे ना काफी दिन, हम लोग भी, तो हम लोगों ने बताया, हमें तो वो मेहनत सबकी दिखाई दे रही थी। बीजेपी भी मेहनत करती है लेकिन बाकी लोगों की मेहनत थी। लेकिन बड़ी कहानियां आ रही हैं और ये मुझे याद आता है कि 70 और 80 के दशक में, आपको भी याद होगा राजीव जी, एक पर्चे बटा करते थे किसी चमत्कार के जी। फिर होता था कि उसके अंत में लिखा होता था कि पर्चा जो भी पढ़े वो भी 500 पर्चे छपवा कर बांटे जी। और उसमें भी किस्से कहानी होते थे कि जिसने पढ़ा और फेंक दिया तो उसके साथ ये हो गया वो हो गया। ये बीजेपी के नेताओं की मेहनत के पर्चे बांटे जा रहे हैं वैसे ही। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट है और मुझे लग रहा है कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट काम नहीं आएगा, क्योंकि वो जो लोग हैं ये पब्लिक फेसेस नहीं है और ये तभी अच्छे लगते हैं जब ये सरकार को के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, तब तो असर होता है जनता के ऊपर। सरकार के पास अपना तंत्र है भाई, उनके पास पीआईबी है, उनके पास दूरदर्शन है, उनके पास बड़े बड़े प्रवक्ता है, उनको आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट है और ये एक नया आइडिया है क्राइसिस मैनेजमेंट को डील करने का। और ये क्राइसिस कम्युनिकेशन जो है वो मुझे लगता नहीं कि बहुत ये क्रिएटिव आइडिया है और ये स्पष्ट संकेत जा रहा है कि गोदी मीडिया की उपयोगिता जो है वो कम हो गई। एक आखिरी बात जो नीतीश कुमार के ऊपर, देखिए बिहार की जनता ने, चाहे वो SIR के जरिए वोट हो, जो भी हो, चुनाव आयोग से रिजल्ट आया और सरकार उनके पास मेजॉरिटी है। तो नया मकान कोई बनाता राजीव जी तो फर्नीचर भी नया बनाता है। पुराना फर्नीचर नए मकान में कौन रखता है? तो ये जो फ्रेशनेस है गवर्नमेंट की, एक नया मैंडेट आया है आपके पास, वो फ्रेशनेस नहीं दिखाई दे। ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बन गए लेकिन वो 2 मुख्यमंत्री वही हैं, कुल मिला के सरकार वही है।
अब वो स्पीकर अगर अपोजिशन को नहीं देंगे, स्पीकर अगर ये नीतीश कुमार को नहीं देंगे, स्पीकर अगर बीजेपी का होगा राजीव जी, तो इस सरकार की स्थिरता पर हमेशा एक तलवार लटकी रहेगी। वो ऑपरेशन लोटस की तलवार नीतीश कुमार पे लटकी रहेगी। नीतीश कुमार को पलटी मारने से कोई नहीं रोक सकता है और ये तलवार लटकी रहेगी। तो एक ये अविश्वास जो है बना रहेगा, हर रात हर सुबह एक अविश्वास बना रहेगा कि कब वो एमएलए चले जाए, कब वो उनको स्पीकर जो है वो मान्यता दे दे अलग से बैठने की, और कब नीतीश कुमार को रोज सुबह शाम 2 बार अटेंडेंस लेनी पड़ेगी अपने एमएलए की, जैसे ही वो बीजेपी का स्पीकर वहां बनेगा। तो एक जी। तो ये बात। दूसरी बात कि अपोजिशन को चाहिए कि एक बड़ी अच्छी समझदार लोगों की, नेताओं की, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट की, इन 272 में से कुछ लोग ले लें अगर चाहें तो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। जो जनता को प्रॉमिस किए गए इतने बड़े बड़े, जीविका दीदी का मामला हो, जो भी मामले हो, वो मॉनिटरिंग कमेटी इनके चुनावी घोषणा पत्र पर डेली बेसिस पे मॉनिटर करे। हर सप्ताह वो एक रिलीज जारी करे, हर महीने में 2 बार या 1 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बाकी पॉलिटिकल प्रोग्राम करे। तो एक मॉनिटरिंग कमेटी जरूर बननी चाहिए जो विधानसभा के बाहर काम करे, ताकि जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, इन वादों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ वादे ही थे। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। जनाब अमलेंदु जी, जरा बताइए कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, इधर की बात तो हम कर ही रहे हैं, बिहार की बात, नीतीश बाबू इसको और इस सरकार को, 25 से 30 वाली सरकार को कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, अब 25 से 30 का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल 25 से शुरुआत तो कर दी है अपने नीतीश कुमार जी ने। अब 30 तक चलेगी कि नहीं चलेगी ये तो नहीं कहा जा सकता। बहरहाल 25 से शुरुआत हो गई है और जो अब तक कहा जा रहा था और नीतीश कुमार जिस तरीके से नारे लगवा रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, तो एक चीज तो राजीव जी ये देखी जा सकती है कि नीतीश कुमार ये मनवाने में कामयाब हो गए गुजरातियों से कि भाई पाटलिपुत्र में इन गुजरातियों का कोई काम इस तरीके से नहीं चलेगा कि तुम तय कर दो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो एक चीज तो तय कर दी है नीतीश कुमार ने कि गुजराती ठीक है, होंगे चाणक्य, होंगे कहीं के होंगे, लेकिन चाणक्य की धरती पर आकर किसी को अपनी ये मत बताओ कि हम चाणक्य हैं। तो ये नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है। अब बाकी जो बचता है राजीव, जो बचता है स्पीकर का, जिस पर प्रशांत जी ने भी बहुत प्रकाश डाला, अब जब स्पीकर का नाम आएगा राजीव जी, तब ये तय होगा कि नीतीश कुमार 30 तक चलेंगे कि 30 से पहले ही निपट जाएंगे। और नीतीश कुमार जो है उन्होंने मोदी शाह को अभी जो झुका लिया है, तो क्या कहीं कोई समझौता हुआ है या नीतीश कुमार पूरी तरीके से झुका चुके हैं? अगर स्पीकर बनता है बीजेपी का, तो नीतीश कुमार ने फिर समझौता कर लिया है कि भाई ठीक है, स्पीकर तुम्हारा रहेगा लेकिन मुख्यमंत्री हम रहेंगे। लेकिन अगर स्पीकर भी बनता है नीतीश कुमार की मर्जी का या कहिए किसी दूसरे घटक का, गैर बीजेपी का, तो इसका मतलब नीतीश कुमार ने अपना अंगद का पांव अड़ा दिया है और मोदी जी जो है वो झुकने को काफी ज्यादा मजबूर हो गए हैं और खतरा जो है वो दिल्ली का है। क्योंकि राजीव देखिए, अभी भी हम ये कहेंगे सरकार भले ही नीतीश कुमार बना रहे हो, दावा उन्होंने पेश कर दिया हो, लेकिन अगर पाटलिपुत्र में नीतीश कुमार का सिंहासन हिलाने की बीजेपी ने कोशिश की तो इंद्रप्रस्थ का सिंहासन डोल जाएगा। ये अभी भी राजीव जी है। तो इसलिए नीतीश कुमार कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे या नहीं उठाना नहीं चाहेंगे कि पाटलिपुत्र के किसी भी एक पाए में कहीं भी कोई भी पच्चड़ हो लग जाए। तो इसलिए स्पीकर उनका अपना होगा, ये अभी मानकर चला जाना चाहिए। और अगर स्पीकर नहीं होगा तो इसका मतलब कि फिर नीतीश कुमार को मैनेज किया जा चुका है, तो फिर अलग की बात होगी। लेकिन जो मुझको लगता है कि ये स्पीकर का जब नाम आएगा तब मालूम पड़ेगा कि अगर बीजेपी का भी स्पीकर कोई होता है तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी का स्पीकर भी अगर बने तो भी वो नीतीश कुमार की मर्जी का ही बने। जैसे नंदकिशोर यादव स्पीकर बने राजीव जी, तो वो नीतीश की मर्जी के ही थे, नंदकिशोर यादव।
और नंदकिशोर यादव का हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको डांटते हुए किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था विधानसभा के अंदर, और विधानसभा स्थगित कर दी थी उन्होंने, और कहते हुए कि आप भी गजब आदमी है भाई। ये मतलब सुना लोगों ने, आ गया उसमें माइक में आ गई इतनी आवाज, वो अंदर अंदर जाते जाते और उनकी तरफ इशारा करते हुए विजय कुमार सिन्हा की तरफ कि अरे आप तो गजब आदमी है भाई, ये कहते हुए जा रहे हैं। तो ये इसी तरीके का कोई अगर होगा तो ये मतलब स्पीकर जो है वो नीतीश की मर्जी का ही होगा, इसमें अब कोई दो राय मुझको नहीं लगती है। और अगर नहीं होता है तो फिर नीतीश कुमार 25 से 30 नहीं है, वो जब तक होंगे तब फिर वो नीतीश मतलब अपने मोदी जी तय करेंगे। तो राजीव जी मुझको तो अभी ये लगता है, बहरहाल जिस तरीके से अभी जो घोषणा की गई है कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, और दोनों उप मुख्यमंत्री वही होंगे कि जो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा थे। जो चर्चाएं थी, बीजेपी चाहती थी कि विजय कुमार सिन्हा जो है उनको स्पीकर बनाया जाएगा जी। तो अब अगर ये तय हो गया है कि दोनों डिप्टी सीएम वही रहेंगे जो पहले थे, तो इसका मतलब विजय कुमार सिन्हा स्पीकर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो तो डिप्टी सीएम हो रहे हैं। और अगर विजय कुमार सिन्हा स्पीकर नहीं हो रहे हैं तो नीतीश के लिए मुश्किलें कम होंगी फिर, ये भी है। क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जब थे मतलब स्पीकर थे इस समय, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था बीजेपी के लिए, मतलब विधायक भी पिटवाए पुलिस से विधानसभा के अंदर, और नीतीश कुमार को भी असहज करते रहते थे बार बार आसंदी से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलकर। तो वो नीतीश कुमार के लिए एक असहज करने वाली स्थिति होती थी। तो लगता ही है कि नीतीश कुमार ने अपना अंगत का पांव ठीक से समय जमाया हुआ है। बाकी अब आगे आने वाला समय धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा कि स्पीकर जब बनता है और कितना समय भी मिलता है, इससे चीजें बहुत सारी स्पष्ट हो जाएंगी। अब राजीव जी, ये जो 272 लोगों ने दस्तखत किए हैं, पहले तो आप ये आंकड़ा देखिए 272 का, कितना गजब है राजीव जी। यानी आंकड़ों के मामले में ये डेटा लेस सरकार जो है किस तरीके से डेटा निर्धारित करती है। यानी चुनाव लोग जीत रहे हैं तो 122 की सीरीज में जीत रहे हैं, लगभग सबके 1 से वोट आ रहे हैं, एक ही संख्या में आ रहे हैं। अब ये 272 आ रहे हैं दस्तखत करने के लिए, जो लोकसभा में सरकार बनाने का आंकड़ा है। अरे भाई, तो इन 272 से सरकार बनवा लो ना, काहे वहां अपने नीतीश कुमार का पाया लगाए हुए हो और चंद्रबाबू नायडू का लगाए हुए, इन 272 से ही सरकार बनवा लो, बन जाएगी 272 से सरकार। दूसरा राजीव जी, ये 272 बहुत गजब किस्म के प्राणी दिखाई पड़ते हैं। जब एक सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके एक फैसले को लेकर एक मंत्री जो था बेहूदे टिप्पणियां कर रहा था, तब इन 272 लोगों के मुंह पे जो था वो दही जमा हुआ था। बल्कि मुझे ध्यान पड़ता है कि इनमें से कुछ जो थे वो तो उनके खिलाफ भी बयान जारी कर रहे थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के उस एक्स जज के खिलाफ, जिसके फैसले को लेकर एक मंत्री जो था वो आयशा पाई जाने क्या क्या पके चले जा रहा था। तो इन 272 लोगों पर यह भी सवाल है। दूसरा राजीव जी, ये जब 272 लोग दस्तखत कर रहे थे तो वो हमारे जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी, वो किस देश में थे, उन्होंने इस पर दस्तखत क्यों नहीं किए? उनको भी दस्तखत करना चाहिए था। मेरी जहां तक जानकारी, 272 में उनका नाम नहीं है। 273 वो कर देते तो पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की बन जाती। फिर 273 में तो राजीव कुमार के दस्तखत होने चाहिए थे, आरोप तो उनके ऊपर भी है। तो राजीव कुमार को इन लोगों ने अप्रोच क्यों नहीं किया कि भाई आपके भी दस्तखत होने चाहिए? और राजीव जी, मुझे लगता है कि विपक्ष को, खासतौर से राहुल गांधी को और कांग्रेस को, इन 272 लोगों का इतिहास भूगोल सब पता कराना चाहिए कि इन सब ने अपनी नौकरियों में क्या क्या जो है वो काम किए हैं और क्या क्या इन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं और कहाँ कहाँ इनकी कितनी कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ कहाँ से आई हैं, इन सब की जानकारी जो है निकलवाई जानी चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है राजीव जी, इस देश के हित में होगा, इस देश के लोकतंत्र के हित में होगा कि इनका सब कच्चा चिट्ठा जो निकाल के लाया जाए कि किस किस ने कितने कहाँ फर्जी एनकाउंटर करवाए हैं, इनमें से किस किस ने कहाँ कहाँ क्या क्या घपले घोटाले किए हैं। ये सारी चीजें इस देश के सामने आनी चाहिए ताकि मालूम पड़े कि राहुल गांधी के खिलाफ और चुनाव आयोग के समर्थन में ये चिट्ठियां लिखने वाले लोग कितने पवित्र हैं, इनके दामन कितने पाक साफ है, देश के सामने राजीव जी आना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। बाकी अब देश जी, इसी पे प्रतिक्रिया आ गई है केसी वेणुगोपाल की। केसी वेणुगोपाल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इन 272 लोगों पे। उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि सिग्नेचर करने वालों में से एक जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर की पत्नी भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की पत्नी भी हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। Rahul Gandhi raised the question on the election commission. This is a sponsored letter. Everybody can understand. You can see the signature is cabinet minister's wife also in the one among the signatory. So this is a complete sponsored letter. That's what. और
तो कंप्लीट यहाँ पर पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और ये पूरी तरह से प्रायोजित पत्र है, खत है, हर कोई इसे समझ सकता है। आप हस्ताक्षरकर्ताओं को देख सकते हैं, इनमें से एक केंद्रीय मंत्री की पत्नी भी हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आप आना चाहता हूँ आपके पास, और कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है, हो सकता है और भी आगे प्रतिक्रिया आए। नाम इसमें जिन लोगों के आ रहे हैं आप लोगों ने भी देखे होंगे, सिग्नेचर करने वालों में कुछ एक नाम मैं देख रहा था कि कौन कौन हैं। तो एक तो फॉर्मर जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद साहब हैं, फॉर्मर रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी हैं, फॉर्मर आईएफएस लक्ष्मीपुरी हैं ऑफिसर, और ऐसे कई लोग हैं सिग्नेचर करने वाले। और वोट चोरी के मुद्दे को यहाँ ध्वस्त करने की कोशिश में ये 272 लोग, कैसे देखा जाए, क्या ये मुद्दा पहुंच चुका है जहां पहुंचना चाहिए? इसको दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं इस राउंड में फिर इसी मसले पे आ रहा हूं। नीतीश बाबू तो कल शपथ ले लेंगे और नीतीश बाबू पे और जितनी बात करनी है आप लोग रख सकते हैं। एक बात जो अमलेंदु जी कह रहे थे कि 5 साल पता नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन पिछली बार 2020 में भी चुनाव के 5 दिन तक 2005, 2010, 2015 में काउंटिंग हुई और विद इन 2 डेज, तीसरे दिन, यानी आज काउंटिंग रिजल्ट आया, कल और परसों ऑलरेडी, मतलब तीसरे दिन, रिजल्ट आने के तीसरे दिन नीतीश बाबू ने ओथ ले ली, शपथ ले ली। 2020 में भी इतना ही समय लगा, 5 दिन का समय लगा। 2025 में भी 5 दिन का, 14 तारीख को रिजल्ट आया है और आज 19 तारीख को नीतीश बाबू के नाम की घोषणा हुई है। उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा भी देखिए, एक हाथ से उन्होंने अपने नाम पर मुहर लगवाई, उसके बाद जाके इस्तीफा दिए। पहले भी दे सकते थे इस्तीफा, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हाँ मुझे ही ये लोग, अगर मैं आज इस्तीफा दे देता हूं तो कल मैं इस कुर्सी पर रहूंगा या नहीं रहूंगा। और ऐसे में अमलेंदु जी की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो वो कह रहे हैं कि पता नहीं 5 साल वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन पिछली बार 2020 में याद कीजिए कि ऐसे ही होता है, 5 दिन के बाद इनके नाम पर मुहर लगती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये पाला बदल लेते हैं, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं। तो एक ट्रेंड है उस दिशा में, उस पर भी आप लोग अपने विचार रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, पहली बात, और वोट चोरी क्या वहां तक पहुंच चुका है ये मामला, जहां से अब ये स्पॉन्सर्ड खत लिखवाने की शुरुआत हो गई है? डॉक्टर साहब, सुप्रिया श्रीनेत की प्रतिक्रिया भी आ गई है, हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों को सुनवा देंगे जी। मुझे 2 बातें और जोड़ना है। आज के दिन मुझे लगता है बिहार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये 272 लोगों की चिट्ठी। थोड़ा सा ब्रेकअप और हमारे दर्शक जान लें। इसमें 14 तो राजदूत हैं जी, 133 भूतपूर्व सेना अधिकारी हैं, 123 आईएएस ऑफिसर्स हैं और 16 जज हैं। मैं अपने पहले कमेंट में काफी बातें कह चुका हूं, 2-3 बातें और जोड़ देता हूं। जिस दिन बीजेपी के सांसद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देश में चल रहे गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया था, तब ये 16 जज कहां छुपे थे? तब इन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि अपने सांसद की जुबान पर लगाम लगाइए। ये 133 सेना अधिकारी तब कहां थे जब वर्तमान सेनाध्यक्ष एक ऐसे संगठन की तारीफ करते हैं, उस संगठन के विद्यालय में जाते हैं, वर्दी में बाकायदा वे सारे काम कर, सेना के प्रोटोकॉल में, उसके कायदे कानून में पूरी तरह से वर्जित हैं, तब ये 133 लोग कहां थे? जो राजदूत इस चिट्ठी पर दस्तखत कर रहे हैं, वे तब कहां सो गए थे जब भारत की विदेश नीति चौराहे पर खड़ी है, अमेरिका से हथकड़ियों में भारतीय नागरिक भेजे जा रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर का एक तरफा ऐलान करता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों के दल पूरी दुनिया का चक्कर लगा आते हैं, 3 देश हमारे साथ खड़े नहीं होते, तब विदेश नीति का काम करने वाले ये राजदूत कहां छुपे थे? इसलिए ये चिट्ठी गंभीर हो जाती है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को सवाल उठाने से रोकने की कोशिश है, उसको बदनाम करने की कोशिश में चिट्ठी लिखी जा रही है।
जबकि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति, देश के नागरिक, देश के पत्रकार, सबको ये हक है, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि हम सरकार से सवाल पूछ सकें, सरकार से संबंधित किसी भी विभाग, किसी भी इकाई, किसी भी आयोग, किसी भी संवैधानिक संस्था से सवाल कर सकें। हमारे कानून में तो अदालतों के फैसले पर भी चर्चा करने की इजाजत है। राहुल गांधी के आरोप सही हो या गलत हो, लेकिन उनके आरोपों पर, उनके सवालों पर इस तरह से उन्हें कटघरे में खड़ा करना देश के लोकतंत्र की जड़ों में मठा डालने की कोशिश है। और ये कोशिश सरकार के इशारे पर हो रही है, ये कोई मिडिल क्लास का विद्यार्थी भी समझ जाएगा, क्योंकि सरकार जानती है कि उसके चुने जाने की जो नैतिक भावभूमि है, जो आधार है, वही संदिग्ध हो जाता है राहुल गांधी के आरोपों से। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री वोट चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव वोट चोरी से हुआ है, वहां की सरकारें चोरी के वोट से बनी, तब सरकार और उसके लघुओं भगुओं की जिम्मेदारी हो जाती है कि इन सवालों के जवाब न मिले तो सवाल पूछने वाले पर कालिक पोत दो। ये चिट्ठी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। बिहार पर लौटते हैं बहुत संक्षेप में राजीव। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने सपने को पूरा करने से एक कदम पीछे रह गई। बीजेपी का सपना है कि उसका मुख्यमंत्री एक बार बिहार में हो। जी। हिंदी भारत में सिर्फ बिहार है जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। आपको राजीव जी याद होगा, हम और आप सब लोग शुरू से इस विषय को उठाते रहे हैं कि मोदी शाह के दिल में एक फांस चुभी हुई कि कैसे भी करके बिहार में हमारा मुख्यमंत्री हो, यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन की सरकार भी हो तो मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। इस कोशिश में अब सिर्फ एक पायदान की दूरी बची। उस दूरी को पाटने के लिए चलते चुनाव में नीतीश कुमार की छवि बर्बाद करने की कोशिशें हुई। तो प्रेम कुमार जी ने भी कहा, हम सब साथी कहते रहे हैं कि जितना नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, उनके अस्वस्थ होने को लेकर खबरें फैलाई गई, जितना सोशल मीडिया पर अभियान चला, उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी थी और उसका सोशल मीडिया सेल था। इसके जरिए भविष्य में जब उन्हें हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो एक आधार रहेगा कि हम तो पहले ही कहते थे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, वे काम करने की स्थिति में नहीं। इसलिए उस पायदान पर पहुंचने का अवसर बीजेपी अपनी निगाह में रखे होगी। बहुत जल्दी ये फैसला वो नहीं करेगी, थोड़ा सा समय बीतने दीजिए, थोड़े से महीने, एक आध साल, कुछ राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए। उसके बाद जिस दिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहेंगे, 10-15 दिन ये अभियान चलाया जाएगा कि नीतीश कुमार बीमार हैं, उनके हाथ कांपते हैं, वे फैसला नहीं कर पाते हैं, इसलिए अब उन्हें विश्राम दिया जा रहा है। हो सकता है कहीं उन्हें राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाए या कहीं भी अज्ञातवास में भेजे जा सकते हैं, जैसे एक भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को भेज दिया गया था और तब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ली। मैं फिलहाल ये मानकर चलता हूं कि सरकार कितने साल चलेगी इसका आकलन करने के बजाय हम ये आकलन करें कि नीतीश कुमार कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, कितने महीने, कितने साल, और बिहार बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कब देखेगा, इस पर हमें नजर रखनी होगी। जी राजीव जी, इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन क्या नीतीश बाबू इतने कच्चे खिलाड़ी हैं जो एक हाथ से इस्तीफा देते हैं, दूसरे हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर भी देते हैं कि देखिए हमको फिर से बनाया गया है? इतने कच्चे खिलाड़ी हैं, ये देखा जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन इस बीच सुप्रिया श्रीनेत ने भी 272 लोगों की चिट्ठी पे, खत पे, खुले खत पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, जरा सुनिए। अब 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं? मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं,
लेकिन हाँ, ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं, इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, वो बढ़ते हुए क्राइम रेट पर दिल्ली में जो हो रहा है उस पर बात करें। कुछ रॉ के मैंने सुना प्रमुख है इसमें, वो बात करें कि कैसे एक के बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। ना आपको पहलगाम के बारे में पता चलता है, ना आपको दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में पता चलता है। आप लगातार पिछड़ रहे हैं। उसके बाद इसमें से आपने बताया कि कुछ उच्चायुक्त रह चुके लोग हैं। अरे भाई, फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल होती जा रही है उस पर चर्चा नहीं है, इधर उधर की बातें। देखिए ऐसा है, इनमें से कितने लोगों की आज हिम्मत है ये स्वीकारने की या उस पर सवाल पूछने की कि इतने फर्जी पते, इतने फर्जी आईडी, एक एक छोटे छोटे घरों में सैकड़ों लोग कैसे रजिस्टर हो रहे हैं। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की कि बिहार में चुनावों के बीचों बीच सरकार 10-10 हजार बांटती रही और चुनाव आयोग चुप रहा। चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की, सबूतों के साथ दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक से ज्यादा जगहों पर वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। देखिए दिक्कत यह है कि 2014 के पहले जो सम्मानित प्रतिष्ठित नागरिक होते थे इस देश के, वो चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे, क्योंकि सही भी है, सरकार के पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सत्ता है, उससे सवाल पूछा जाता है। ये लोग राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश एलिगेशंस के साथ नहीं, सबूतों के साथ किया है। इन सबूतों को देखकर क्या इन 272 लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? और इनमें से कोई भी एक चुनाव आयोग का व्यक्ति क्यों नहीं है? सवाल यहाँ वाजिब सवाल पूछते हुए यहाँ सुप्रिया श्रीनेत आना चाहता हूँ जल्दी से। प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर प्रेम कुमार जी के पास आता हूँ। प्रशांत जी, देखिए, ये जो चिट्ठी हुई है 272 लोगों की, ये बता रही कि राहुल गांधी का रास्ता ठीक है और सरकार परेशानी में है। सरकार रिस्पॉन्ड कर रही है और वो चुनाव आयोग से जवाब नहीं दिलवा पा रही राहुल गांधी को। वो अपने जो कब्जे में उनके मीडिया एक है उससे रिस्पॉन्ड नहीं दिलवा पा रही। तो अपने उनके प्रवक्ता लगातार डिफेंड करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बार बार आते हैं चुनाव आयोग के डिफेंस में, कभी असम के मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के डिफेंस में आते हैं, और ये सब कुछ काम नहीं कर रहा है। यानी जो राहुल गांधी की बात है वो कहीं जा रही है नीचे, और वो चिंता का विषय है सरकार के लिए बहुत। इसलिए क्योंकि ये मामला अगर बढ़ गया तो जिस रास्ते से आपने हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार और क्या पता 2019-2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपने जिस रास्ते से आप आए हैं वो रास्ता रुक न जाए। ये मामला और गहरा जाएगा तो वो रास्ता रुक न जाए, और वो रास्ता रुकेगा तो फिर वो जेन्युइन हार जीत होगी, और जेन्युइन हार जीत होगी तो फिर दिक्कत आएगी। फिर वो तमाम सारे एग्जिट पोल और सर्विस सही साबित होने लगेगी। तो ये इसलिए सरकार परेशानी में है, और ये पहली बार है कि सरकार की तरफ से इतनी बड़ी एक कोशिश हुई है। मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से हुई है? ये 272 लोगों ने अपने आप को एक दूसरे से कैसे ढूंढा होगा राजीव? ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? ये क्या है? ये फेसबुक में दोस्त हैं एक दूसरे के? कोई तो जरिया हुआ होगा, कोई तो कोऑर्डिनेटर होगा ना। जी जी, अपने आप से दूसरे ने ढूंढ लिया कि कोई एक सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप में एक ड्राफ्ट, और सबने उस पर ओके ओके कर दिया और फिर सबके साइन हो गए। कोई कोऑर्डिनेटर होगा इसका। वो कोऑर्डिनेटर कौन है? वो किसके बिहाफ में काम कर रहा है? चिट्ठी सबने नहीं ड्राफ्ट की, चिट्ठी किसी एक ने ड्राफ्ट की होगी। वो चिट्ठी ड्राफ्ट सबको सर्कुलेट किया होगा, प्रोसेस हुआ होगा। तो मैं ये प्रोसेस की बात क्यों कर रहा हूँ कि एक गंभीर क्राइसिस मैनेजमेंट सरकार कर रही है,
और इसका मतलब है कि वो एडमिशन है कि क्राइसिस बड़ी है और राहुल गांधी एक सही दिशा में है। अब उनको कहाँ जाना है? 272 लोगों ने मुहर लगा दी है राजीव जी आज कि राहुल गांधी का रास्ता ठीक है और सरकार रिस्पॉन्ड कर रही है। अब उनको एस्केलेट करना है और एस्केलेट में पहले फिर कहा कि देखिए मामला ज्ञानेश कुमार का है ही नहीं। कल राजीव कुमार थे, आज ज्ञानेश कुमार है, कल रमेश होंगे, सुरेश होंगे, तो ज्ञानेश कुमार का मामला नहीं है। ज्ञानेश कुमार से कौन करवा रहा है उसका मामला है। तो ये राहुल गांधी को और विपक्ष को अब एक जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। वो एक रैली कर रहे हैं दिल्ली में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जन आंदोलन और बहुत सस्टेन जन आंदोलन जो गैर चुनावी जन आंदोलन हो और वो डिसाइसिव हो, मतलब उसका कोई वो हो, उद्देश्य हो, वो उद्देश्य की प्राप्ति हो, तब तक वो आंदोलन चले। तो ये एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा आराम से बैठकर 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में बहुत सारे नए आइडियाज को लेके बनानी चाहिए अगर देश के संवैधानिक लोकतंत्र को बचाना है तो। और ये 272, कल 672 होंगे, कल को कोई सारे हो सकता है कि 500 SHO चिट्ठी लिख दे। तो ये इस तरीके के क्लब बनते रहेंगे और उसका नतीजा, उसका वो इशारा वही है कि ये राहुल गांधी का रास्ता ठीक है, सरकार रिस्पॉन्ड कर रही है, सरकार को क्राइसिस मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, ये लोग ढूंढ ढूंढ के दस्तखत करवाने पड़ रहे हैं। ये बड़ी जीत है राहुल गांधी की। अब उनको एक बड़े जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जी राजीव जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रेम कुमार जी, लेकिन पहले आपके पास आता हूं, फिर सुनील जी के पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, सिंपल सी बात। अच्छा चलिए, एक मिनट, एक और बाइट आ गई है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है लगातार, कांग्रेस के खासकर प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। सुरेंद्र राजपूत ने भी इस मसले पे क्या कुछ कहा है, ज़रा सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस मसले पे, यानी 272 लोगों की चिट्ठी, और जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि कोई कोऑर्डिनेटर होगा जो 272 लोगों से जिन्होंने सिग्नेचर करवाया होगा, उसमें से एक सिग्नेचर तो केंद्रीय मंत्री की पत्नी का भी है। चलिए सुनते हैं पहले। इलेक्शन कमीशन मनमानी करे और राहुल गांधी जी बोले भी ना। बोलना तो नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, सरकार को चाहिए, बोलना तो संस्थानों को चाहिए, स्वायत्त संस्थानों को बोलना चाहिए, और ये सब नहीं बोल रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की मनमानी का विरोध राहुल गांधी जी संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के हैं वो लेटर लिख रहे हैं, और भूल जाते हैं वो सब लोग जब प्रधानमंत्री जी की भाषा के लिए मनमोहन सिंह जी पत्र लिखते हैं, जब सेना के राजनीतिकरण के लिए 150 से ज्यादा सैन्य अधिकारी पत्र लिखते हैं, तब पूरे मीडिया में सुई पटक सन्नाटा हो जाता है। तो ये दोहरा व्यवहार उचित नहीं है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन से अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। जी सुन लिए प्रेम कुमार जी। एक तरफ 272 चिट्ठी, मामला जो है वो वोट चोरी का है। जड़ में जिस बात को प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि जड़ तो यही है कि राहुल गांधी ने उसको पकड़ लिया है, और अब चूंकि यहां एक्सपोज ना हो जाए चुनाव आयोग, तो चलो शेल्टर बन जाया जाए। क्या यही है? जी राजीव जी, विडंबना यही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को निरंतर इस बात के लिए बताया जा रहा है कि अपोजिशन को कमजोर कर रहे हैं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, खुद को कमजोर कर रहे हैं, ये तो बचे ही नहीं हैं, इनके साथ तो जनता का समर्थन ही नहीं है, इनकी तो पार्टी टूटने वाली है, ये सारी बातें कह रहे हैं। और उसके साथ साथ इन्हीं से इनको खतरा भी लग रहा है। बात क्या है कि जो मैकेनिज्म सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता ने डेवलप किया है, वो मैकेनिज्म को इस देश में समझने वाला, समझाने वाला
विद्वान और शिक्षक कोई है तो राजनीतिज्ञ राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने वॉशिंग मशीन को भी समझाया था। राहुल गांधी ने सीबीआई, ईडी, आईटी के प्रयोग और दुरुपयोग को भी समझाया था। अब उन हथकंडों से इतर जो नए हथकंडे अपोजिशन को डराने, धमकाने, सरकार पर कब्जा करने के लिए सत्ता ने इजाद किए हैं, उन हथकंडों को समझाने का तरीका राहुल गांधी ने इजाद कर लिया है। राहुल गांधी जानते हैं अदालत में याचिका लगाने से कुछ नहीं होगा, संसद में बोलने नहीं देंगे, माइक ऑफ कर देंगे, और हम यात्राएं करके जनता को जगा रहे हैं, जनता हमारे साथ है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो गोदी मीडिया सामने लाने नहीं देगी। यूट्यूब पर कुछ डालिए तो मिटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उस पर तरह तरह की बंदिशें होंगी, उसकी रीच नहीं होने दी जाएगी, बात नहीं पहुंचने दी जाएगी। तो तरीका क्या है? तरीका है जनता के सामने खुद उन वोट चोरी के तरीकों को एक्सपोज करो। वो सारी बातें, वोटर डिलीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, वोटर एडिशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, वोट चुराने का प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं, सारे सबूत सामने हैं। लेकिन उन सबूतों से डर लगता है इस सरकार को, तो इसका मुकाबला ये सरकार कैसे करेगी? तो राहुल गांधी को ही अमान्य करार दो, राहुल गांधी को ही जहरीला करार दो, राहुल गांधी को ही अवांछित करार दो। इसके लिए क्या किया जाए? तो सिविल सोसाइटी नाम का ये लेटर बॉम्ब तैयार किया गया है, सिविल सोसाइटी की ओर से, सिविल सोसाइटी के द्वारा। क्या ये सिविल सोसाइटी है? इस सिविल सोसाइटी में चुनाव आयोग उसका कोई पूर्व अधिकारी नहीं है, सीएजी उसका कोई पूर्व अधिकारी या कार्यकर्ता नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं, और इसके बाद जजेज हैं, स्टेट लेवल के जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेज का अभाव है, इक्के दुक्के नाम को छोड़ करके अभाव है। और इसके बाद मैं उसमें नहीं जाता कि इसकी गुणवत्ता कितनी है, क्या हर आदमी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, एक नागरिक के तौर पर उसकी आवाज होती है। लेकिन ये 272 का मैंने चक्कर आपको समझाया था, आपको नहीं, मतलब हमने अपनी ओर से बताया था कि 272 जो है, चूंकि संसद की संख्या है, मैजिक फिगर है, इन्होंने एक पैरेलल मैजिक फिगर बनाने की कोशिश की है। कायदे से देखिए, अपनी ही सरकार के समांतर एक सरकार बनाने की कोशिश की है। ये तो समझने की बात है। लेकिन राहुल गांधी खतरा इसलिए बन रहे हैं, उनको घुमा करके उन पर अटैक किया जा रहा है। आज देखिए दिल्ली में ब्लास्ट हो रहे हैं। भाई ब्लास्ट का जो एक युग है उसको संघर्ष करके मनमोहन सरकार ने खत्म किया था। 2013 में आखिरी ब्लास्ट हुआ था नरेंद्र मोदी की सभा में पटना में, वो भी लो इंटेंसिटी वाला। उससे पहले सारे जो स्लीपर सेल और मॉड्यूल्स होते आतंकियों के, यूपीए सरकार ने खत्म कर दिए थे। तब उसके बाद से हम सांस ले रहे थे। नॉन कश्मीर एरिया में जो शांति थी वो शांति बनी रही, उसका श्रेय यूपीए सरकार को जाता है। लेकिन श्रेय ये लोग ले गए कि हमने कर दिया। अरे तुमने तो राम मंदिर आंदोलन के समय से ये देश में आतंकवाद शुरू हुआ है, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद से इस देश में आतंकवाद शुरू हुआ है। तुमने तो जो आतंकवाद शुरू किया था उसको यूपीए सरकार ने जो रोका, उसको आगे बढ़ाते हुए फिर से उस आतंकवाद के युग को तुम लेकर आ गए हो। और उसके बाद में पाकिस्तान का नाम लेना भूल गए जी। कल तक चीन का नाम लेना भूल गए थे, अब ट्रंप की धमकी के बाद पाकिस्तान का नाम लेना भूल गए हैं। भाई कोई भी आतंकवाद क्या बिना स्टेट स्पॉन्सरशिप के पल फूट सकता है, फलीभूत हो सकता है? इस आतंकवाद की भी जननी पाकिस्तान है।
लेकिन पाकिस्तान का नाम नरेंद्र मोदी लेना भूल गए क्योंकि ट्रंप धमका रहा है अब तुम हमला नहीं कर सकते। अब ये नहीं बोल सकते कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो गया जमाना, क्योंकि ये ट्रंप के धमकी में आ चुके हैं। अब बोल नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बोल नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है। अरे इस पर चिट्ठियां लिखने वाले लोग कहां हैं? इस पर बोलने वाले लोग कहां हैं? ये भी राहुल गांधी से पूछे क्यों पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। ये लोग पूछे राहुल गांधी से क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं। बंबई में गृह मंत्री चुनाव में लगा रहेगा, दिल्ली में ब्लास्ट होंगे। मणिपुर जलता रहेगा, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। इस देश में जो अराजकता की स्थिति पैदा हुई उस सब की जिम्मेदारी लेने वाला, उस पर सवाल उठाने वाला, अब सत्ता से सवाल करने वाले लोग कम हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और उनकी आवाज जो है देश में बुलंद हो रही है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये 272 लोगों की जो चिट्ठियां राहुल गांधी को लिखी गई हैं, ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सफलता है। सफलता है कि सत्ता डर गई है और सत्ता का एक मंत्री, उसकी पत्नी नेगोशिएट करके, बात करके, कोऑर्डिनेट करके कुछ लोगों को 272 की संख्या पहुंचा करके चिट्ठी लिख रहा है। ये मोदी सरकार के कायराना हरकत का इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। जो आना चाहता हूं जल्दी से इसी मसले पे सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी के जी सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। एक तो विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूं मैं। ये जो 272 लोगों की चिट्ठी आई है, यह कितनी तर्कसंगत है, कितना उपयोगी है, कितना देश हित में है और कितना सरकार के हित में है। बिल्कुल प्रत्येक नागरिक को चिट्ठी लिखने का हक है। पब्लिक पिटिशंस दाखिल होती हैं, हम आप सभी लोग देखते रहे हैं, लोग लिखते हैं, लोग उसमें शामिल भी होते हैं, दस्तखत करते हैं बाकायदे। लेकिन जिस मुद्दे को, और ये केवल राहुल गांधी पे हमला नहीं है, अगर आप उस चिट्ठी को पढ़िए, सिविल सोसाइटी पे हमला है, स्वयंसेवी संस्थाओं पे हमला है, पत्रकारों के ऊपर हमला है, स्वतंत्र चिंतन करने वालों पे हमला है। माने उस हर प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक संस्था पर, प्रत्येक समूह पे हमला है जो सरकार से सवाल पूछता है। ये वह चिट्ठी है जो सरकार से सवाल पूछने को ही, सरकार को या संस्थाओं को कमजोर करने का पर्यायवाची मानती है। जी। क्यों सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और अगर सवाल जो पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाने को ही आप संस्था को कमजोर करने की संज्ञा दे देंगे तो कैसे उसको उचित मान लिया जाएगा? आज आप 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी। इस देश में एसआई, जिस सवाल को लेकर के राहुल गांधी, सिविल सोसाइटी के लोग सक्रिय हैं, सिविल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट गई है एसआईआर को लेकर, जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, या एसआईआर के समर्थन में बोलने जाने की बात कर रही है। एसआईआर को लेकर के तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है, तथ्यों के साथ सवाल पूछा है। सिविल सोसाइटी, एनजीओज, एडीआर जैसी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट गई है, इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है, यह गैर संवैधानिक है, यह मताधिकार छीनने की कोशिश है। कि कौन सा इन बातों का सवाल क्या नहीं, मैं जवाब, इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए निर्वाचन आयोग को? निर्वाचन आयोग से सवाल पूछना कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्था है जिस सवाल नहीं पूछे जा सकते? तो देश का संविधान कहां उसको मना कर दिया कि नहीं आप सवाल नहीं पूछ सकते किसी संस्था से? और सवाल पूछा जाने का मतलब ये निकाल लिया जाए कि संस्था को आप कमजोर करना चाहते हैं। इसको कैसे तर्कपूर्ण माना जा सकता है? यह एक बिल्कुल सही सवाल है, बात है ये कि यह एक डरी हुई सरकार का की प्रतिक्रिया है। अगर आप लगाए जा रहे आरोपों के जवाब आपके पास है तो आप खुले आसमान के नीचे उन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। जो आरोप प्रतिपक्ष के नेता, सिविल सोसाइटी के लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं उठा रही हैं, उनका जवाब दीजिए आप। निर्वाचन, आपको यह कहना चाहिए कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका निर्वाचन आयोग जवाब दे। अगर आप वाकई इस देश के हित में और देश के नागरिकों के हित में कुछ करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, क्यों नहीं पूछे? अगर आप सवाल पूछे जाएगा तो आप सवाल पूछे जाने पर कैसे आपत्ति उठा सकते हैं भाई?
सवाल पूछे जाने पर आप क्यों कह देंगे कि इस संस्था को कमजोर करने की कोशिश है? सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे सवाल पूछा जाएगा? ये तो मूल धारणा जो लोकतंत्र की है उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। आप अपोजिशन से सवाल पूछने लगे, आप विपक्ष के नेता पे सवाल उठाने लगे, अपोजिशन की पार्टी के ऊपर आप सवाल उठाने लगे, उस किसी भी समूह पे सवाल उठा रहे हैं जो सरकार के इन निर्णयों के खिलाफ है। कैसे इसको माना जा सकता है और कैसे इसको देश हित में माना जा सकता है? और सरकार क्या सोचती है कि इस तरह से चिट्ठी लिखवा देने से प्रयास करके आप एक पत्र लिखवा दे और उसका पूरा का पूरा विमर्श खत्म हो जाएगा? जिन लोगों के मताधिकार छीने गए हैं वो चुप हो जाएंगे, जिन लोगों से मताधिकार छीने जाने की कोशिश कर रही है वो शांत हो जाएंगे, ये विमर्श खत्म हो जाएगा। कैसे संभव है? निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। अगर ये 272 लोग गंभीर लोग हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, अपने अपने क्षेत्र के काबिल लोग हैं, लेकिन अगर ये कोई सवाल उठा रहे हैं तो इनको पहले बड़ा सवाल उठाना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, लोगों को विचार अभिव्यक्ति का अधिकार मिलना चाहिए, विचार अभिव्यक्ति के समक्ष किसी तरह की चुनौती नहीं होनी चाहिए। आपको ये बात करनी चाहिए ना। आप एक अलग राग ला पर आए कि लोकतांत्रिक जो संवैधानिक संस्था है जो कमजोर करने की कोशिश है, कैसे मान लिया जाएगा? मैं इन लोगों के ऊपर सवाल नहीं पैदा करना चाहता। जो इन्होंने कहा ठीक है, जो लोग हैं इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे मैं कोई प्रश्न नहीं पैदा करना चाहता हूँ, लेकिन सवाल है कि जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मांगा जाएगा ना। जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के होने के नाते आपको ये कहना चाहिए कि जो सवाल विपक्ष के नेता ने, विपक्षी दलों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, इंडिपेंडेंट पत्रकारों ने, एक इंडिविजुअल नागरिक ने उठाए हैं, उसका जवाब दे निर्वाचन आयोग। एसआईआर का आप इस पत्र में कहा गया कि एसआईआर का समर्थन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्या एसआईआर की व्यवस्था संविधान में है? क्या यह एसआईआर इस देश में कभी किया गया है? क्या मतदाता सूची का रिवीजन मतदाताओं के नाम काटने के उद्देश्य के साथ कभी इस देश में संचालित किया गया? क्या मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कभी भी कोई एक प्रपत्र जारी किया गया है? कभी नहीं जारी किया गया। तो आज एसआईआर का समर्थन कैसे किया जा सकता है? इस देश में कौन सा ऐसा मतदाता सूची का रिवीजन हुआ है जिसमें यह लक्ष्य बताया गया हो कि लोगों के नाम काटे जाएंगे? किस आधार पर काटेंगे आप? और जो आपने किया, अब उसके परिणाम भी सामने हैं। बिहार में आपने क्या कहा कि जो घुसपैठिए हैं उनका नाम कटेगा। बिल्कुल सही, काट दीजिए आप। कितने घुसपैठियों का नाम आपने काटे? एसआईआर के माध्यम से जो आपने रिवीजन किया, आपने उस आधार पर चुनाव भी करा लिया, उसमें कितने घुसपैठियों की पहचान आपने की? कितने विदेशी नागरिक आपने पकड़े? आपने नैरेटिव क्या बनाया कि विदेशी नागरिकों को मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि नहीं विदेशी नागरिकों से आप वोट दिलवाइए। वो भी आपका नैरेटिव फेल हुआ। आपने कहा कि जो लोग जो इलाके में नहीं रह रहे हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो प्रोफेसर आर.के. सिन्हा साहब क्या है जी? आर.के. सिन्हा साहब तो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है ना जो केवल दिल्ली घूमने आए थे और मतदान के दिन वहां पहुंच गए। वो तो दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उन्होंने मतदान किया है। 60-65 लोगों की पहचान वहां के स्थानीय नागरिकों ने की है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने की है, जो अलग अलग राज्यों में मतदान किया है और बिहार में मतदान कर रहा है। तो क्या उनको माइग्रेटेड नागरिक के रूप में आप नहीं मानेंगे? आपने कहा कि इतने लोग दिवंगत हो गए, किसका आपने डेथ सर्टिफिकेट दिया हुआ है? मतलब जो आप चाहेंगे वो कर लेंगे और आप करते रहे, लोग बोलेंगे नहीं। और जो कोई बोलेगा उसको आप कहेंगे कि नहीं ये पूरे प्री ऑक्युपाइड लोग हैं या एक विचारधारा से प्रभावित लोग हैं। आपके बारे में क्यों नहीं कहा जाएगा क्या विचारधारा से प्रभावित लोग हैं? इस तरह के पत्र आने के बाद जो ये आरोप लगता रहा है कि भारतीय सरकार एक विचारधारा से प्रभावित लोगों को हर क्षेत्र में स्थापित कर चुकी है, यह उसका प्रमाण है कि आप संविधान के अनुकूल सोचने के लिए तैयार नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के अनुकूल सोचने के लिए तैयार नहीं है। आप अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पत्र का मेरा मानना है कि पुरजोर विरोध होगा। 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, कल देखिएगा कल 572 लोगों की चिट्ठी आ जाएगी, वो भी एक से एक लोग होंगे।
और ये होना भी चाहिए। जो मुद्दे आप उठाए, अगर आप नागरिक आजादी के पक्ष में खड़े हैं, देश आपके साथ खड़ा होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप एक सिविल लिबर्टी के साथ खड़े हैं कि नहीं, सिविल लिबर्टी के खिलाफ हो रहे हमलों के खिलाफ आप खड़े हैं कि नहीं, सरकार के साथ खड़े होकर के आप कौन बड़ा उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। सरकार पे सवाल पैदा करना यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और लोकतांत्रिक मूल्यों परंपराओं पे जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा होना यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो, सरकार की बात हो, और इन सब पर राहुल गांधी जिस ढंग से लोकतांत्रिक मूल्यों के बचाव की बात करते आए हैं, और क्या ये उनके ऊपर इनडायरेक्ट रूप से हमला है? जरा क्लोजिंग कमेंट अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, एक तरीके से देखा जाए कि ये जो अभी तक राहुल गांधी बात करते आए हैं, और राहुल गांधी तो लोकतंत्र को बचाने की ही बात करते आए, लेकिन यहाँ जो बातें की जा रही हैं ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये बातें जो हैं ये लोकतंत्र को कुचलने वाली ही हैं। और ये 272 लोगों का जो खत है, अब पहले तो ये सामने आए कि ये खत जो है जिन्होंने लिखा है कि इनकी सबके कार्यकाल में क्या क्या चीजें रही हैं, ये सामने आना चाहिए देश के सामने राजीव जी। मैं फिर कहूंगा कि इनके सबके जो है चिट्ठे जो हैं कि क्या क्या इन्होंने अपनी नौकरियों के दौरान किया है वो आना चाहिए, कि इनके समय में क्या क्या किया, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई। यानी राजीव जी आप देखिए कि सवाल पूछे जाने चाहिए सरकार से, और आप सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष के नेता से, और आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है सरकार से सवाल पूछने की कुछ भी। तो इनको सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो राजीव जी अब समझ में आ रही है कि ये देखा जा सकता है, और ये कांग्रेस की एक कमजोरी भी रही, मतलब इसको ध्यान देना चाहिए कि इनमें से अधिकांश लोग जो है वो कांग्रेस के समय में ही भर्ती हुए, और भर्तियों के समय कांग्रेस ने ये क्यों नहीं देखा ये किस विचारधारा के लोग जो हैं और ये आगे जाके नौकरियों में क्या क्या करेंगे, इनकी भर्तियों के समय ध्यान क्यों नहीं दिया गया। तो ये पिछली सरकारें जो रही हैं कांग्रेस की, उनकी एक गलती भी है कि ऐसे लोग भर्ती हो गए जो अब इस देश के लिए एक नासूर बन गए हैं। ये हमला राजीव जी राहुल गांधी पे नहीं है, ये हमला इस देश के लोकतंत्र पे है। ये 272 कलम जो उठी हैं, ये 272 कलम ने इस देश के लोकतंत्र पे हमला किया है, इस देश के आम नागरिकों पे हमला किया है, इस देश के संविधान पे हमला किया है, और एक तरीके से सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की मिलीभगत से जो चोरी की जा रही है, उस चोरी को वैधानिकता प्रदान करने के लिए समर्थन देने का काम इन 272 हाथों ने किया है राजीव जी। मैं इसको इसी तरीके से देख पाता हूँ। जी चलिए, 272 लोगों ने सिग्नेचर कर राहुल गांधी को यहाँ। जी प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी जोड़ना चाह रहे हैं कि राहुल, जी ठीक है जी, राहुल गांधी तो निशाने पर है ही। भाई एक मीडिया ने तो भाई महाभारत का उदाहरण दे करके कहा कि भाई चूंकि श्री कृष्ण को शाप लगा था कि यादव परिवार जो है आपस में लड़कट मर जाएगा, उसी तरीके से वो श्राप आज भी जिंदा है। और वो इंडिया टुडे ग्रुप ने ये छापा, एक पूरी कवर स्टोरी छापी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से जोड़ दिया। पूरा नोएडा में उनके यहाँ दफ्तर में प्रदर्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के जगह जगह में प्रदर्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष है। अब मीडिया नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साध रहा है, वो सिविल सोसाइटी के नाम पर, मीडिया के नाम पर, किसी और तरीके से पूरे देश में नेता प्रतिपक्ष पर हमला करने का एक नया प्रैक्टिस जो है डेवलप हो रहा है। इसी सिम्टम्स की ओर हम ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे। जी बिल्कुल तो लगे हुए हैं, चाहे मीडिया हो या नौकरशाह हो। और जो बात यहाँ अमलेंदु जी कह रहे थे, बहुत लोगों के चेहरे उजागर हुए हैं। अमलेंदु जी, पिछले 10-12 साल में कई लोगों को हम जो सेकुलर समझते थे, कई लोगों को हम समझते थे कि ये इनके विचार इनकी सोच लोकतांत्रिक है, वो अब वो चेहरे सामने आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे इतने दिनों में सामने आए हैं, इन वर्षों में सामने आए हैं, और लोग भी सामने आएंगे। इसलिए राहुल गांधी जिन मुद्दों को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे लोकतंत्र की मजबूती हो सकती है, वरना लोकतंत्र यहाँ कमज़ोर दिखाई दे रहा है साफ साफ। चलिए, लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि चुनाव किस ढंग से कराया जा रहा है, और अब तो कहा यही जा रहा है कि वही
चुनाव बीजेपी हारेगी जहां वो चाहेगी, वरना हर चुनाव जीतेगी। चलिए देखते हैं यहाँ। जी सुनील जी। बिहार के चुनाव को लेकर के पूरे देश में विमर्श है। जिस तरीके से बिहार का चुनाव कराया गया, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। निर्वाचन आयोग की जो कार्यशैली थी बिहार चुनाव को लेकर के, पूरे देश में निर्वाचन आयोग उसका आलोचना का पात्र है। आप कहते हैं कि शेषन साहब ने निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा दी। आपको दिखाई पड़ रहा है क्या कि जो आज का निर्वाचन आयोग और टी.एन. शेषन साहब के पसगे में भी है? टी.एन. शेषन ने बिहार में ही 4 बार चुनाव स्थगित किए थे, 4 बार। है ताकत आपकी। यह सरकार सरेआम मतदाताओं को चुनाव के दौरान पैसा बांटती रही, आप रोक पाए? यह सत्तारूढ़ दल दूसरे राज्यों से बाकायदे रेलगाड़ियों में, विशेष बसों में बैठा करके मतदाताओं को राज्य में ले जाती रही, बिहार राज्य में, आप रोक पाए? यह निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तमाम उदाहरण दिए गए बिहार में, आप उसको रोक पाए? जो निर्वाचन आयोग मतदान की तिथियों, चुनाव कराने की तिथियों की घोषणा में आलोचना का शिकार रहा हो, वो तुलना करेगा कि टी.एन. शेषन साहब ने जो परंपरा स्थापित की या जिस संस्था की गरिमा स्थापित की, उसको कमजोर किया जा रहा। आलोचनाओं से संस्थाएं कमजोर नहीं होती हैं। जिन कारणों से आलोचना हो रही है, उन कारणों की वजह से संस्थाएं कमजोर होती है। अब आपकी आलोचना ये हो रही है कि आप इंडिपेंडेंटली, पारदर्शी तरीके से निर्वाचन नहीं करा रहे हैं। आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आप सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के लिए आपकी नीतियां और कार्यक्रम है, और आप चुपचाप मौन है। और विपक्ष का नेता अगर सरकार की आलोचना, विपक्ष के नेता के ऊपर हमला, और आप लोकतंत्र की बात करेंगे। अगर लोकतंत्र में विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा, विपक्षी दल नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा? जी। इन नेताओं को, विपक्षी दल के नेताओं को कमजोर करने की कोशिशों के खिलाफ अगर आप खड़े होते हैं, तब ये कहा जाता है कि आप इस देश के हित में बात कर रहे हैं। सरकार से जो भी सवाल पूछेगा उसके खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे और कहा जाएगा कि नहीं आप देश हित में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी कोशिश है जिससे जिन लोगों ने इसमें सिग्नेचर किया, मैं उन पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने देश के सामने कोई आदर्श नहीं प्रस्तुत किया, कोई ऐसा उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया है कि लोग उसका अनुकरण करें। अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों सुनील जी यहाँ कम से कम ये कहते, यही लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये कहते कि आखिर नेता प्रतिपक्ष ये लेकर आ रहे हैं, तो इस पे चुनाव आयोग या जो सत्ता पक्ष है वो सच्चाई सामने लेकर आए। देश के सामने अगर कुछ सवाल पैदा हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष है, छोटा मोटा इंसान नहीं है, चुन के आया हुआ 237 सांसदों का नेता है वो। राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। आप वो ना करके आप सीधे उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं। राजीव जी, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के निर्णयों पर टिप्पणी की और बदलवाया। निर्वाचन आयोग आधार कार्ड को नहीं मान रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने करवाया। निर्वाचन आयोग जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे थे, उस सूची को प्रकाशित करने के पक्ष में नहीं था। निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर टिप्पणी की। आज भी निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पर अपनी मोहर नहीं लगाई है। ये नहीं कह दिया कि आप बिल्कुल सही है और उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। और आज इन लोगों को सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो निर्वाचन आयोग जिस तरह के नियम नियमावली बिहार के एसआईआर के लिए किया था, वो केरल के लिए क्यों बदल गया? आप निर्वाचन की स्थिति में सोचिए कि आप उसी मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट हो सकते हैं जिस मतदान केंद्र के पे आप मतदाता हैं। आप उसके अलावा किसी और पोलिंग बूथ पे पोलिंग एजेंट नहीं हो सकते जी। केरल में क्या आदेश कर दिया गया? उस विधानसभा क्षेत्र में ही अगर आप वोटर हैं तो उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी पोलिंग स्टेशन पे आप बीएलए हो सकते हैं। कौन सा नियम है? आप राज्य देख करके और दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए निर्णय लेंगे और उसके बाद भी आपकी आलोचना नहीं होगी और ये सोनाम धन्य लोग इसे चुप रहेंगे। असहमति को अगर स्थान नहीं देते हैं तो आपकी आस्था लोकतंत्र में नहीं है, और अगर आपके लोकतंत्र में आस्था नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं सुना जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, समय ज़्यादा हो गया है, 5 मिनट एक्स्ट्रा आप लोगों का ले लिया समय, और लेकिन बहुत गंभीर चर्चा लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं। ये चिट्ठी अभी अभी आई है, बात निकली है, दूर तलक जाएगी, बहुत कुछ होगा अभी।
और अब चूंकि बिहार का चुनाव समाप्त हो चुका है, सबकी निगाहें अब असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी पे हैं। बहुत जल्द वहाँ भी चुनाव की गतिविधियाँ तेज होते हुए आप देखेंगे। इस बीच SIR की गतिविधियाँ भी तेज रहेंगी। 26 तारीख को, इसी महीने की 26 तारीख को सुनवाई है SIR पे सुप्रीम कोर्ट में। 26 तारीख संविधान दिवस भी है, आप जानते हैं। तो 26 तारीख बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिस पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले कल की तारीख में सुनवाई है उमर खालिद और उनके साथियों के ऊपर जो आरोप है दिल्ली दंगे का, उनके ऊपर फिर से कल सुनवाई है। तो सुनवाई भी हम आप तक लेकर आएंगे कि क्या कुछ, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। उमर खालिद और उनके साथी शर्जील इमाम